स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की जलवायु, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उनका वर्गीकरण। ये तीन चीज़ें हम देख चुके थे, जिसमें हमने बताया था कि जलवायु क्या होती है। किसी विस्तृत क्षेत्र की दीर्घकालिक अवधि की जो मौसमिक दशाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, जलवायु। अब मौसमिक दशाएं क्या होती हैं, तापमान, वर्षा और वायुदाब, इन्हीं को क्या बोला जाता था, मौसमिक दशाएं। वर्गीकरण क्या देखा था कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से थे, AW और CWG। AW क्या थी, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। CWG कौन सी थी, शीत ऋतु वाली शुष्क मानसूनी जलवायु। ठीक है। इसके अलावा सुब्रमण्यम और टी श्रीमन द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था उसमें तीन तरह की जलवायु थी, जिसमें अर्धशुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु, उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु। इन सबका जो अध्ययन है वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, पहले उनको देखें, उसके बाद जो आज की क्लास है उसको देखें तो बेहतर रहेगा। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मौसमिक दशाएं, अर्थात तापमान, वर्षा और वायुदाब के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को तीन ऋतुओं में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की जलवायु को मौसमिक दशाओं अर्थात तापमान, वर्षा और वायुदाब के आधार पर तीन ऋतुओं में बांटा गया है। तीन ऋतुएं आपने भी सुनी होंगी, कौन कौन सी हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत या शरद ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो इन तीनों ऋतुओं का वर्गीकरण करना है आज की क्लास में। हम यही देखेंगे कि जो ये तीन ऋतुएं हैं उनमें क्या क्या होता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के महीने आप स्वयं बताइए क्या हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी स्टार्ट होने लगती है वो कब होती है, मार्च के महीने से। तो मध्य मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में विशेष तौर पर गर्मी होती है। तो ऐसा क्या होता है, 21 मार्च के पश्चात सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में निरंतर कमी होने लगती है। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वायुदाब में कमी आने लगती है। एक कब की बात है, 21 मार्च के पश्चात, अर्थात इसके बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। ठीक है, जो मई का महीना होता है, जैसे हम बात करें मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो मई का महीना हमारे राज्य का या हम कहें गर्मियों का ही सबसे गर्म महीना होता है और इसमें जो औसत मासिक तापमान होता है वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस। मई के महीने में ही गर्म और शुष्क, जिसमें आर्द्रता नहीं होती। वैसे भी आपने देखा होगा कि गर्मियों में बहुत अधिक जो गर्मी होती है वो मई के महीने में ही होती है और इसमें शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, लगभग 30-40 kmph अर्थात 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गर्म और शुष्क पछुआ पवनें चलती हैं। मध्य प्रदेश के स्पेशली जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पर ये अधिक चलती हैं। बवंडर भी इस दौरान आते हैं मई के महीने में, और जो गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं उन्हें कहा जाता है लू। ठीक है, तो मई माह में राज्य के उत्तरी भागों में चलने वाली शुष्क और गर्म पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, जिनकी सामान्यता जो गति होती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें तापमान अधिक होगा, सामान्य सी बात है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के जहां पर तापमान सर्वाधिक होता है। तो राज्य का सबसे गर्म जिला वो क्या है, भिंड, और राज्य का सर्वाधिक जो तापमान अभी तक ऑब्जर्व किया गया है वो है 48.9 डिग्री सेल्सियस। कहाँ का, 1995 में गंजवासौदा विदिशा का। अर्थात हम ये कहेंगे कि गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी कहाँ नोट की गई है, अभी तक 1995 में गंजवासौदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस, विदिशा के अंतर्गत आता है गंजवासौदा, बहुत बड़ी मंडी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो गंजवासौदा विदिशा में 1995 में सर्वाधिक तापमान अभी तक नोट किया गया है। मध्य प्रदेश में या स्थानीय तौर पर इन ऋतुओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में स्थानीय तौर पर जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं यूनाला। क्या कहते हैं, यूनाला। अब कुछ बातें हैं उनको विशेष तौर पर आप समझिए और सुनिए, फिर उसके बाद बताएंगे कि ये क्यों बता रहे हैं। एक होता है तापांतर, दूसरा होता है समताप रेखा,
और एक होता है मेगा थर्मल। ये तीन वर्ड अभी बताएंगे क्यों। तापांतर, सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान, दोनों के बीच का अंतर कहलाएगा तापांतर। नाम से ही पता चल रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस, ताप का अंतर। तो सर्वाधिक तापमान कितना है वो, और न्यूनतम तापमान कितना है वो। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो तापांतर नोट किया जाता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, वो ग्वालियर में नोट है। कितना? 43 डिग्री सेल्सियस, लगभग की बात कर रहे हैं, 43.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28.6 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये है दैनिक तापांतर। तो कभी कभी यही भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ का होता है? ग्वालियर का होता है। ठीक है, अब आती है बात समताप रेखा। जो मैप होता है, मैप पर कुछ ऐसे बिंदु जो समान ताप को डिनोट करते हैं, उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, मानचित्र पर समान ताप बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समताप। नाम से ही पता चल रहा है तापमान समान होगा। तो मध्य प्रदेश के लिए जो ऐसी रेखा है जिसे समताप रेखा कहा जाता है, वो है 21 डिग्री सेल्सियस की रेखा। 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान समताप रेखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब तापमान के आधार पर अनेक श्रेणियों में बांटा गया है अलग अलग राज्यों को। तो मध्य प्रदेश को जिस श्रेणी में रखा गया है उसे कहा जाता है मेगा थर्मल श्रेणी। तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस में आता है? मेगा थर्मल श्रेणी में, जिसका जो औसत तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, उसे बोला जाता है मेगा थर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का यदि हम औसतन तापमान निकालें तो वो कितना आता है? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। वैसे भी समताप रेखा 21 डिग्री सेल्सियस की है, तो इससे लगभग जो औसतन तापमान की बात कर रहे हैं तो वो इससे अधिक ही आता है। तो ये तो हो गई बात ग्रीष्म ऋतु की। अब आएंगे वर्षा ऋतु। ये कब से कब तक का टाइम था? ये जो पीरियड था वो था मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक। अब जून में आपने देखा होगा कि धीमे धीमे कहीं कहीं बारिश का आगमन होने लगता है, मानसून का आगमन होने लगता है। तो मध्य जून अर्थात 15 जून से लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, स्पेशली जून और से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में विशेष तौर पर बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो बारिश होती है वो इन्हीं महीनों में होती है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक का जो ड्यूरेशन होता है, कालखंड होता है, पीरियड होता है, उसे बोला जाता है वर्षा ऋतु का मौसम। ठीक है, तो वर्षा ऋतु 12 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून, ये अभी बताएंगे। ठीक है, जब मानसून की क्रियाविधि आएगी। हमारे यहाँ बारिश किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश में 12 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसका आगमन होने लगता है, जिसके कारण सबसे पहले दक्षिण पूर्वी भागों में सर्वप्रथम बारिश कहाँ होती है? दक्षिण पूर्वी भागों में। थोड़ा सा मैप से समझेंगे तो बेहतर रहेगा। मान लीजिए नहीं, ऐसा होता ही है। ठीक है, ये हो गया भारत और मध्य प्रदेश की लोकेशन हो गई ए। ठीक है, यहां पर है बंगाल की खाड़ी, यहां पर है अरब सागर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों जब प्रवेश करती हैं, कब? 12 जून के लगभग मध्य प्रदेश में आगमन हो जाता है मानसून का। तो 12 जून के लगभग, या हम कहें मध्य जून के लगभग, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इसके कारण जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है अर्थात बालाघाट या मैकल पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र, वहां पर बारिश होती है। सबसे पहले कहां पर बारिश होती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सर्वप्रथम बारिश होती है। और किस कारण से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई भी अवरोध नहीं है और यहां से जो दूरी है समुद्री तट की मात्र 200 किलोमीटर के लगभग है। तो इस कारण से सबसे पहले दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण। ठीक है, दूसरी चीज, जो ये वाली शाखा है यहां पहुंचती है मध्य प्रदेश में, लेकिन इससे कम बारिश होती है। तो बाकी जो क्षेत्र बचा हुआ है मध्य प्रदेश का, चाहे उत्तरी भाग हो, उत्तर पूर्वी भाग हो, पश्चिमी भाग हो, वहां पर जो बारिश होती है वो दोनों शाखाओं से होती है, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है। ठीक है,
तो 12 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। सबसे पहले बारिश कहां पर होगी? दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी की शाखा से। उसके पश्चात होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व समझ रहे मेरी बात को, बघेलखंड वाला क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्व, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों में, जहां पर दोनों शाखाओं से होती है। पश्चिमी भाग में काफी लेट बारिश होती है और वहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों शाखाओं में घर्षण होने लगता है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि और आर्द्रता में कमी हो जाती है और उत्तरी भागों में बारिश कम होती है, उत्तर पश्चिम और उत्तरी भागों में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश कहाँ होगी? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश होती है पचमढ़ी, होशंगाबाद, क्योंकि यहाँ का एलिवेशन जो ऊंचाई है काफी अधिक है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसका प्रभाव अधिक होता है। तो होशंगाबाद पचमढ़ी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बारिश होती है। जो औसतन बारिश है वो कितनी है? 215 सेंटीमीटर, इतनी अधिक बारिश होती है पचमढ़ी वाले क्षेत्र में। जबकि न्यूनतम बारिश की बात करें तो न्यूनतम जो बारिश होती है, जिस तरह से गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है? भिंड में, सबसे गर्म जिला, उसी तरह से न्यूनतम बारिश, सबसे कम बारिश मैंने बताया था कि उत्तरी भागों में कम बारिश होती है, तो उत्तरी भागों में भी भिंड के गोहद तहसील में न्यूनतम बारिश होती है लगभग 55 सेंटीमीटर। और औसतन बारिश बात करें कि मध्य प्रदेश में औसत बारिश कितनी होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि 113.2 सेंटीमीटर। तो यह मध्य प्रदेश की औसतन बारिश है। और सर्वाधिक बारिश कब होती है? जून से लेकर सितंबर के महीने में, ठीक है। ये हो गई प्रमुख बात है। बस इसमें एक बात यह है कि जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे जो बता रहे हैं, जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? यूनाला, उसी तरह से वर्षा ऋतु को स्थानीय तौर पर कहा जाता है चौमासा। और जो ठंड होती है, शीत ऋतु होती है, उसको बोला जाता है श्याला। क्या बोला जाता है? श्याला। ये तीन शब्द विशेष रूप से याद रखें, इनसे संबंधित प्रश्न आवश्यक रूप से पूछे गए, ठीक है। जो अगली ऋतु है वो है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कौन से महीने हैं? ग्रीष्म ऋतु के। उसके पश्चात मध्य जून के पश्चात जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु। मध्य अक्टूबर के पश्चात शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ठंडी लगने लगती है अक्टूबर के पश्चात। तो अक्टूबर में जो दीपावली होती है उसके पश्चात लगभग ठंड होने लगती है। तो अक्टूबर से लेकर मध्य फरवरी तक का जो कालखंड होगा वो कहलाएगा शीत ऋतु का समय, ठीक है। इसमें औसत तापमान, ठंडी में जो मध्य प्रदेश का औसत तापमान है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। जैसे गर्मियों में औसत तापमान क्या रहता था? 40 डिग्री सेल्सियस। वैसे औसत तापमान केवल मई महीने का हमने देखा था। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो ठंडा महीना होता है, जिस तरह से गर्मी मई में सर्वाधिक होती है, उसी तरह से सबसे ठंडा जो महीना होगा वो कौन सा होगा? जनवरी, जिसमें औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात ठंडी की है तो जैसे गर्मी सर्वाधिक कहाँ पड़ती थी? सबसे ज्यादा पड़ती थी भिंड के जिले में। तो सर्वाधिक ठंड पड़ती है वो पड़ती है शिवपुरी में। शिवपुरी में सबसे अधिक ठंड, और लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जनवरी के महीने में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हड्डी गलाने वाली ठंड होती है वो किस में पड़ती है? जनवरी के महीना में शिवपुरी में। जैसे जैसे आप नॉर्थ की ओर जाओगे वैसे भी ठंड बढ़ती जाती है, ठीक है। आगरा और ऊपर और जाओगे दिल्ली साइड, बहुत ठंड पड़ती है उस साइड। क्यों पड़ती है? क्योंकि ठंडों के टाइम पे एक घटना घटित भी हो जाती है, उसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अभी बता रहे हैं, ठीक है। शीत ऋतु का स्थानीय नाम है स्याला। स्याला का अर्थ, जैसे आपने जो 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता था? यूनाला, ठीक है। वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में स्थानीय नाम वर्षा ऋतु का क्या है? चौमासा। और शीत ऋतु को कहा जाता है स्याला। शीत, सिया, समझ लेना, ठीक है, याद रखना इस तरह से। तो शीत ऋतु को स्थानीय तौर पर मध्य प्रदेश में स्याला कहा जाता है। यहाँ का औसत तापमान मध्य प्रदेश का ठंड के समय कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक जो ठंडा महीना है वो है जनवरी, जिसमें औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा स्थान है वो है शिवपुरी, जिसमें जनवरी के महीने में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मुरैना इसके बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद मुरैना सबसे ठंडा स्थान, ठीक है। अब एक बात समझिए, एक शब्द आया था पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जब वैसे भारतीय भूगोल में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, जो भूमध्य सागर है
भारत के पश्चिम में क्या है, जब आगे की ओर बढ़ेंगे लेफ्ट साइड, तो भारत के पश्चिम में जो एशिया देशों के आगे भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में ठंड के टाइम पर एक चक्रवात उत्पन्न होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या बोलते हैं उसे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और वह चक्रवात कहां पर आता है? भारत के पश्चिमी भागों में। तो हिमालय की उपस्थिति के कारण कुछ भाग कहां पर आ जाता है? भारत में एंटर होने के कारण, प्रवेश होने के कारण मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। वैसे बारिश केवल 5 से 10 सेंटीमीटर के लगभग 10% बारिश, मध्य प्रदेश में 10% बारिश पश्चिमी विक्षोभ अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है। कब? दिसंबर और जनवरी के महीने में। उसी कारण से और अधिक ठंड बढ़ जाती है। लेकिन ये जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है ठंड में बोई जाने वाली फसलें अर्थात रबी की फसलों के लिए, स्पेशली गेहूं के लिए। गेहूं की फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ से जो 5 से 10 सेंटीमीटर बारिश होती है वो काफ़ी लाभकारी होती है। इसी कारण से इन क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला भाग है वहाँ पर स्पेशली श्योपुर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर और उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में जो 5 से 10 सेंटीमीटर बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो इन क्षेत्रों में इस बारिश को एक विशेष नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ। और यह रबी की फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, लाभकारी होती है। तो यह प्रश्न कई बार आ चुका है। 4 जो शब्द हैं आपको वो हमेशा याद रखने हैं, मावठ, यूनाला, स्याला और अंत में क्या है? चौमासा। इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार आए हैं जब जलवायु की चर्चा होती है। तो सबसे गर्म स्थान भिंड, सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी, और सबसे जो कम बारिश होगी वो भिंड के गोहद तहसील में। तो याद रखना ऊपर ही है सब, उत्तरी मध्य प्रदेश में ही है, वहीं है सब, यहीं पर शिवपुरी, यहीं पर भिंड। ठीक है, तो ये हो गए मध्य प्रदेश के जो जलवायु का मौसमिक दशाओं के आधार पर वर्गीकरण था 3 ऋतुओं में। वो जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मानसून की क्रियाविधि, कैसे मानसून आएगा और कैसे ये सब ऋतुएं परिवर्तन के कारण बारिश होगी, गर्मी होगी, ठंड होगी। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।